की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आप लोग को 2 पार्ट पढ़ा देंगे जिससे ये इसका कोर्स कंप्लीट हो जाए। इसके बाद 10-11 बजे तक एक वीडियो और बना के डाल देंगे, 2 कविता वाली। तो आप कल पेपर देने जाइए तो जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो, ऐसा पूरी कोशिश करेंगे। और कल के लिए सभी बच्चों को गुड लक। आप सभी का पेपर खूब अच्छा हो और आप लोग सिलेक्शन पाएँ। आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा है आज। शिरीष के फूल, लेखक हजारी प्रसाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सन 1907, आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं: अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटुज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। ये क्या है? निबंध संग्रह। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा। ये क्या है? उपन्यास। शोर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये क्या है? आलोचनात्मक साहित्य, साहित्यिक, साहित्यहास, संदेश रसक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धो की बनिया। ये क्या है? ग्रंथ संपादन, विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन है। 2 बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगर जरा भी याद रहेगा तो अगर ऑप्शन में आप टिक लगा पाएंगे। पुरस्कार और सम्मान कौन कौन से मिले इनको? साहित्य अकादमी, जल्दी जल्दी आज पढ़ेंगे। आलोक पर्व पर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट। उनकी मृत्यु हुई सन 1979 दिल्ली में। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और प्रमुखापेक्षित से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुख, कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम छाट के लाए हैं। अब शिरीष फूल क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। फिर श्रम विभाजन और जाति। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध, यह शिरीष के फूल क्या है? निबंध है। यह प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धत है। कहाँ से है? कल्पलता से। ये शिरीष के फूल निबंध है, जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है, तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष के फूल पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर मतलब मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास जिसमें कालिदास का भी जिक्र करते हैं, ये कबीरदास जी का भी जिक्र करते हैं और तुलसीदास जी का भी जिक्र करते हैं। फिर तत्कालीन जीवन और सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष के नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है, और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी के अनुसार शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना
सत्य कवि होने की एकमात्र शर्त है। योगी कवि इन्होंने किसे कहा? कालिदास को कहा है। इसमें ऐसे कवि की समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चूकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शीर्ष के पुराने फूलों को की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें ढकियाकर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। संस्कृत संदर्भों और शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भवधारा के मधुरस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। इसे अब इसके हम क्वेश्चन करवा लेते हैं, फिर हम 10 या 11 बजे एक वीडियो और डालेंगे जिसमें हम पोयम कविता करवा के उसके MCQ डाल देंगे। आम लतास कितने दिन के लिए फूलता है? आम लतास कितने दिन के लिए फूलता है? 10 दिन, 5 दिन, 15 से 20 दिन, 30 दिन। 15 से 20 दिन के लिए ही आम लतास के फूल फूलते हैं। शिरीष के फूल को किस भाषा में कोमल माना जाता है? संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, हिब्रू। तो संस्कृत भाषा में शिरीष के फूल को कोमल माना जाता है। राजा दुष्यंत ने किसका चित्र बनाया था? राजा दुष्यंत किसके उस कहानी में है? उसमें क्या कहते हैं, कालिदास ने जो रचना की है, तो कालिदास ने मेघदूत की रचना की है, तो राजा दुष्यंत का वर्णन उसी में है। मीरा, रत्ना, पद्मावती या शकुंतला। तो राजा दुष्यंत ने किसके चित्र बनाया था? शकुंतला का। शिरीष के फूल किनका दबाव सहन कर सकते हैं? मतलब इतने कोमल होते हैं, कभी कहते हैं शिरीष के फूल, कि वो सिर्फ सांप, भौरा, गिद्धों या चूहों, तो वो सिर्फ भौरे का ही दबाव सहन कर सकते हैं। लेकिन कभी का लेखक कहते हैं कि उसका फल इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि जब नए फूल आ भी जाते हैं तो भी वो मजबूती से टिका रहता है, जब तक वो लोग धक्के मार के उसे बाहर नहीं निकाल देते। इसी तरीके से विपत्ति में भी मनुष्य, जो साहसी मनुष्य होता है, वो डटा रहता है। उनका कहने का मतलब यही है। शिरीष फूल को कबीरदास ने भी कहा कि ये तो कुछ दिन के लिए होता है, आता है चला जाता है। और ऐसे तुलसीदास ने भी कहा है। शिरीष फूल का लगाव सबसे ज़्यादा शायद कालिदास जी को था। कौन से महान कवि बगीचे में घने छायादार वृक्षों में झूला लगाना चाहिए? तो वात्स्यायन, कालिदास, कबीर, पास। वात्स्यायन कहते हैं कि वात्स्यायन महान कवि बगीचे के घने छायादार वृक्ष, शायद घना छायादार वृक्ष, शायद यही इसी पे झूला लगाना चाहिए। लेखक का मानना है कि जिसे कवि बनना है उसे पहले क्या बनने की ज़रूरत है? उदास, प्रेमी, फक्कड़, आज़ाद। फक्कड़ मतलब उसे किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई कुछ कहे लोग तो उसे एकदम फक्कड़ की तरह होना चाहिए पहले, फिर उसे कवि बनना चाहिए। शिरीष के फूल के रचयिता का क्या नाम है? डॉक्टर नरेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अरगवद किस पेड़ का नाम है? आम का, नीम का, आम लतास का, शिरीष का। आम लतास का। अरगवद किस पेड़ का नाम है? आम लतास का, याद रखिएगा। किस ऋतु के आने पर शिरीष लहक उठता है? शीत ऋतु, शिरीष ऋतु, बसंत ऋतु या वर्षा। वसंत ऋतु के आने पर क्या शिरीष लहक उठता है, मतलब एकदम फूलों से लद जाता है शिरीष। कभी कभी शिरीष जो है भादों तक भी खिलता है। इसमें कवि लेखक ने कहा है, शिरीष की डालें कैसी होती हैं? कमज़ोर, मजबूत, मोटी, पतली। तो शिरीष की डालें कमज़ोर होती हैं। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा। तुलसीदास जी कहते हैं, धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुतान। कथन किस कवि का है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी। तुलसीदास जी।
तुलसीदास जी कहते हैं कि यह फूल ऐसा है कि जैसे ही लगता है उसी तरह से ये जल्दी से इतना कोमल है कि झड़ जाता है। कौन सपा सब कीड़ों कोड़े चला रहा, कौन सपा सब कोड़े चला रहा, रावण अत्याचारी राजा, ब्रह्मा महाकाल देवता। महाकाल देवता जो हैं सपा सब कोड़े चला रहे हैं। मेघदूत किस कवि की रचना है, कालिदास, व्यास, वाल्मीकि, भवभूति। कालिदास जी की है। करड़ाट राजा की कन्या का क्या नाम था, करड़ाट राजा की कन्या का क्या नाम था, विजय देवी, लक्ष्मी देवी, पार्वती देवी, वज्जिका देवी। वज्जिका देवी। अंत में लेखक ने शीर्ष की तुलना किसके साथ की, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। अंत में लेखक ने शीर्ष की तुलना महात्मा गांधी से की। थोड़ा जल्दी पढ़ाया, इसके लिए माफ़ करिएगा। अगला पाठ करवा देते हैं। श्रम विभाजन और जाति, इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको तो पूरा इन पर बहुत क्वेश्चन बन सकता है। जन्म कहाँ हुआ था, 14 अप्रैल सन 1891 महू मध्य प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं द कॉस्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 में प्रथम प्रकाशित कृति है। द अनटचेबल्स हु आर दे 1948, हु आर द शूद्राज 1946, बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस 1955, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। पीएचडी की थीसिस इन्होंने जो की थी वो है 1916, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन 1965, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956, पुस्तकें और भाषण, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता पत्रिका संपादन। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। निधन दिसंबर सन 1956 दिल्ली में। इन्होंने अधिकतर जाति पर लिखा है क्योंकि ये उससे बहुत ज़्यादा आहत थे। ये इसीलिए उस समय सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे ये। अब इनका एक देखिए, अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित होगा। बिल्कुल सही है, ये लाइन ज़रूर याद रखिएगा, पूछ सकता है किसने लिखा है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, उस समय इन्हें भेजा गया था, अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। हम सभी स्त्रियों को इनकी जरूर पूजा करनी चाहिए, इन्हीं की वजह से आज हम लोग शिक्षित हो पा रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे
डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा और बहुत ज़्यादा आहत थे। तभी इनका शुरू से इनके मन में था कि मैं इससे लड़ूं। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव अंबेडकर ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। क्योंकि ये खुद उससे जूझ रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन और चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक और गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसीलिए अधूरी होगी। जब देश स्वतंत्र हुआ तो कुछ लोगों का विशेषाधिकार ही बनकर रह गया था। हमारे शहीद भगत सिंह ने भी कहा था कि हमें स्वतंत्रता ऐसी चाहिए जिसमें सभी व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र हों, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों। तो उस समय जब देश स्वतंत्र हुआ तो कुछ ही लोगों के पास वो स्वतंत्रता जाकर रह गई, उन्हीं का विशेषाधिकार बन गया। उनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। जातिवाद उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 इनका दिसंबर में इनका निधन हुआ था। 14 अक्टूबर, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति और जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। आइए अब हम लोग यह प्रस्तुत पाठ अम्बेडकर की विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत, जो ये पाठ है कहाँ से लिया गया, उनकी भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय रही। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज के अनिवार्य होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यह प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज की जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनैतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। आइए शुरू करें। इसको पढ़ने से पूरा पाठ क्लियर हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा देखिए, प्राचीन काल में भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा था? 4 वर्गों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाबा साहब का आदर्श समाज किस पर आधारित था? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता मतलब भाईचारा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की? आदर्श समाज की, जहाँ कोई जाति पात न हो, न कोई ऊंच नीच न हो, सब समान हो, सबको स्वतंत्रता मिली हो। हमारा समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श, स्वतंत्रता,
समता और भ्रातृता पर आधारित समाज को अंबेडकर ने कैसा समाज कहा है? सभ्य और आदर्श समाज। और क्या, एक मनुष्य को आप लोग प्रताड़ित करें एक जाति को और खुद बहुत ऐशो आराम से रहे, तो वो मूर्ख लोग हैं और असभ्य लोग हैं, अनपढ़ हैं, तभी ऐसा करते हैं। अगर सभ्य समाज रहेगा तो वहाँ पर सबको समान अधिकार मिलेगा। जातिवाद के समर्थकों द्वारा क्या तर्क दिया जाता है? आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन, कार्य विभाजन या कार्यों का बंटवारा, श्रम विभाजन करना आवश्यक है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जातिवाद के समर्थकों ने क्या तर्क दिया? जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, जो जातिवाद के समर्थक थे। जाति प्रथा का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू क्या है? व्यक्ति को उसकी पसंद का पेशा चुनने की आज़ादी न देना। जाति प्रथा में जात के आधार पर ये सब बांट दिए थे कि आप ये काम करेंगे, ये करेंगे। जब भगवान ने नहीं बांटा तो आप क्यों बांट रहे हैं? तो व्यक्ति को उसकी पसंद का काम नहीं चुनने दिया जाता था। लेखक के अनुसार श्रम विभाजन जाति के आधार पर न होकर किस आधार पर होना चाहिए? व्यक्ति की योग्यता पर, उसकी रुचि, कार्यकुशलता और निपुणता के आधार पर। एकदम सही बात कही है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस प्रकार का है? अस्वाभाविक। जाति प्रथा श्रम विभाजन, काम का बंटवारा के साथ साथ क्या करती है? श्रमिक विभाजन, लोगों का बंटवारा कर देती है। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है? अपने पैतृक व्यवसाय से या एक ही व्यवसाय से। जाति प्रथा के तहत व्यक्ति को कौन सा पेशा जबरदस्ती अपनाना पड़ता है? पैतृक पेशा। अंबेडकर के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा किस व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति देती है? पैतृक। लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का क्या कारण बताया? जाति प्रथा को। जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? ऊंच नीच का भेदभाव। जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति की निजी क्षमता, रुचि और कार्यकुशलता का विचार किए बिना मनुष्य का पेशा किस प्रकार निर्धारित होता है? उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार। अगला पॉइंट, लेखक समाज के सभी सदस्यों को कौन सा अवसर प्रदान करने के पक्ष में है? हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर के। अगर सबको समान अवसर मिलेगा तो सब आगे बढ़ेंगे। लेखक के अनुसार समाज की कार्यकुशलता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? सबको समान अवसर देकर। अगला पॉइंट, लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण से किसकी तुलना की है? भाईचारे की। अंबेडकर ने भाईचारे को वास्तविक रूप से किस मिश्रण की तरह माना? दूध और पानी। जिस तरह दूध में पानी मिलाया जाता है, एकदम मिल जाता है, उसी तरह का भाईचारे का उन्होंने वो सपना देखा। कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है? गुलामी और दासता। लेखक के अनुसार मनुष्य किन 3 बातों पर समान नहीं होते? शारीरिक, वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। कौन सा धर्म व्यक्ति को जाति प्रथा के अनुसार पैतृक काम अपनाने को मजबूर करता है? हिंदू धर्म। किस देश की जाति प्रथा समाज में भेदभाव पैदा करती है? भारत की जाति प्रथा। लेखक ने आदर्श समाज में कितने तत्वों की चर्चा की? 3 तत्वों की। मनुष्य की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर है? 3 बातों पर। आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ किन्हें प्राप्त होता है? समाज के सभी लोगों को। अगला पॉइंट, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें मानव मात्र के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? एक समान। इन सब से उठकर सिर्फ हम मानव हैं, सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सोचना चाहिए। एक समान। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? यह लोगों को एक ही पेशे से बांधे रखता है। लेखक के अनुसार दासता का संबंध किससे नहीं है? कानून से। आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम कैसा है? हानिकारक। अगला पॉइंट, श्रम के परंपरागत तरीकों में किस कारण से परिवर्तन हो रहा? आधुनिक तकनीकी के कारण। किस पेशे से जुड़ा व्यक्ति देश की बड़ी जनसंख्या के संपर्क में रहता है? राजनीति से।
अगला पॉइंट, भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा किसको बढ़ावा दे रही है? बेरोजगारी को। लेखक के अनुसार आज भी समाज में किससे पोषकों या संरक्षकों की कमी नहीं है? जातिवाद का। कौन सा समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? आधुनिक और शिक्षित समाज। श्रम विभाजन किस पर आधारित होना चाहिए? व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि और कार्यक्षमता। अगर आप टीचर बनने की रुचि है और हम आपको कहें नहीं आपको डॉक्टर बनना है तो आप बन सकते नहीं। उसी तरह व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार ही कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस पर निर्भर रहता है? मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छा पर। श्रम विभाजन में मनुष्य की किस भावना का कोई महत्व नहीं रहता? व्यक्तिगत भावना का। जब व्यक्ति दिल और दिमाग से काम नहीं करता तब व्यक्ति को क्या प्राप्त नहीं होता? कार्यकुशलता और आत्मसंतुष्टि। एकदम सही। जाति प्रथा किस पहलू के लिए हानिकारक है? आर्थिक पहलू के लिए। अगला पॉइंट, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या देती है? निष्क्रिय। अगला पॉइंट, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा किससे युक्त है? गंभीर दोषों से। मनुष्य को अपनी कार्यकुशलता और दक्षता दिखाने के लिए क्या प्रदान करना आवश्यक है? स्वतंत्रता। अगला पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए क्या देना सर्वदा उचित है? प्रोत्साहन। अगला पॉइंट, समाज में क्या होनी चाहिए? गतिशीलता। किस जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध हैं? सामाजिक जीवन में। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? समता। समाज के सदस्यों को आरंभ से ही क्या उपलब्ध कराना चाहिए? समान अवसर और समान व्यवहार। अगला पॉइंट, समाज को किस दृष्टिकोण से दो वर्गों और श्रेणियों में बांटना अनुचित है? मानवता के दृष्टिकोण से। अगला पॉइंट, समता और राजनीति के व्यवहार की एकमात्र क्या है? कसौटी। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? बेरोजगारी और भुखमरी का। जाति प्रथा समाज में किन समस्याओं को जन्म देती है? बेरोजगारी और भुखमरी को। अगला पॉइंट देखिए, लेखक के अनुसार क्या काल्पनिक जगत की वस्तु है? समानता या समता। सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का क्या नाम है? लोकतंत्र। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। 11 बजे तक हम वीडियो फिर डाल देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एक बार से फिर से आप लोगों को। गुड लक।